बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक खुशाइन बात ये थी कि ख्वाजा आसिफ साहब की ज़मानत हो गई। 1.5 साल बाद उनकी ज़मानत हुई है, एक खुशाइन बात थी। दूसरी जानिब फैटफ का आज इजलास है और आज इजलास में पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में रहने या ना रहने का फैसला किया जाएगा। 27 शराइत में से 26 पर अमल दरामद हो चुका है, 27वें के हवाले से गौर खोज जारी है। आज लाहौर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। जौहर टाउन BOR सोसाइटी में बम धमाका हुआ, 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जिनमें एक बच्चा और उसका बाप भी शामिल है। 21 अफराद जख्मी हैं जो इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। मुल्की सियासत जो है उसमें आज काफ़ी बमबारी होती रही है। कौमी असम्बली के फ्लोर पर भी लफ्जी तीर बरसाए गए हैं। आने वाले दिनों में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो APC बुलाई जा रही है उस बारे में बात करेंगे, हुकूमती इक़दाम के बारे में बात करेंगे, अपोजिशन के एक्ट पे बात करेंगे। पूरे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब ने। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, आप पे आने से पहले एक गुफ्तगू सुनवाना चाहते हैं आज जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने मीडिया से करते हुए कही है। क्या कहा, पहले वो देखते हैं, फिर इशू की जानिब पढ़ेंगे। आप मुझे ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी जिंदगी को खतरा नहीं होगा, इन कातिलों के हाथ में उनकी जिंदगी नहीं होगी। मैं उनको शाम की फ्लाइट से बुलाऊंगी। राना साहब, आपने भी गुफ्तगू सुनी। इस वक्त जो सूरत हाल है, हुकूमती इकदामात जो हैं, आज फैटफ वाला भी जो मामला है, आने वाले दिनों में जो APC भी है, क्या मियां नवाज शरीफ साहब गारंटी के बगैर वापस नहीं आएंगे या फिर गारंटी दरकार ही है? नहीं, किस चीज की गारंटी? देखे ना, जो मरियम बीबी ने बात की है, जो जहाँ तक साहब का तल्लक है, ना हमने कभी उससे पसोपेश की है, ना कभी कोई ऐसा हमने काम किया है। अदालतों में पेश होते रहे। मैं समझता हूँ कि जो मिसाल कायम की है साहब के सिलसिले नवाज शरीफ साहब ने, वो तारीख में कभी नहीं हुई। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, JIT में जो JIT बनी थी उस वक्त वो 19-20 ग्रेड के अफसर थे, उनके सामने सारी फैमिली पेश होती रही। वो क्या नहीं भी पेश हो रही, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उन्हें वहां पेश हुए थे। जब कन्विक्शन हो गई है तो वो बाहर थे उस वक्त, वो और उनकी बेटी मरियम बीबी, और वो उनके साथ वापस आए। आपको याद होगा, सीधे पता था सीधे अडयाला जेल गए एयरपोर्ट से। तो मैं नहीं समझता कि इस किस्म की, लेकिन जो उन्होंने बात की है मरियम बीबी ने, वो इस कंटेक्स्ट में की है कि उनकी जान की जमानत जो गारंटी दें। मकसद यह है कि क्योंकि उनकी सेहत का मसला है, अगर यहाँ आप समझते हैं कि वो आके उनको खुदा न खासा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इलाज तो नहीं फिर यहाँ हो सकेगा जो उनको चाहिए इलाज, जिसके लिए वो बाहर भेजा इन्होंने खुद। राना साहब, मियाँ शहबाज शरीफ की ज़मानत तो हुई इन्हीं अदालतों से, ख्वाजा आसिफ की ज़मानत हुई इन्हीं अदालतों से, एहसन इकबाल की ज़मानत मिलती है इन्हीं अदालतों से, शाहिदा खान अब्बासी की ज़मानत होती है इन्हीं अदालतों से, हमजा शहबाज की ज़मानत होती है इन्हीं अदालतों से, राना सनाउल्लाह साहब की ज़मानत होती है इन्हीं अदालतों से। तो फिर मरियम बीबी को इन अदालतों पे यकीन क्यों नहीं? इन अदालतों से गारंटी क्या मांगती हैं? दूसरा, इस पूरी तकरीर में उन्होंने किसी जगह नहीं कहा कि उनकी बीमारी, उनका इलाज, उन्होंने कहा जी इन कातलों से क्या उन्हें यह ख़तरा है कि मियाँ साहब पाकिस्तान आएंगे और ये कत्ल कर देंगे? और अगर ये गारंटी मांग रही हैं तो इसका मतलब है क्या मियाँ साहब बीमार नहीं हैं? वो कह रहे हैं रात की फ्लाइट से वापस आ जाएंगे। नहीं राना साहब, मेरा ख्याल है आप फिर वो उसका जो तर्जमा कर रहे हैं या इंटरप्रेट कर रहे हैं जो स्टेटमेंट है, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ कि उनका मकसद ये है कि इन कातलों से मिल के वो उनको इलाज चाहिए। अगर वो आते हैं जेल में जाएंगे, यही तौर पे वो जेल में जाएंगे, तो वहाँ पे जो इलाज माल जाए उनको नहीं मुयसर होगा। और ये इनसे कोई रहम की तवक्को नहीं है। पहले कहते हैं जी हमने किस तरह ये बाहर चले गए, तो फिर उनकी जान को, आपको याद है कि यहाँ अदालतों के सामने कहा गया, अदालतों ने कहा कि हमें गारंटी करें कि इनको आने वाले 1-2 दिनों में, 3 दिनों में, जब वो बात हुई यहाँ चीफ मिनिस्टर पंजाब को बुलाया गया, सारे चीफ सेक्रेटरी को भी, तो उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि 2-3 दिनों में जो इनकी सेहत है उससे इनको कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने कहा जी ये हम नहीं कह सकते, लिहाजा वो अदालत ने भी उनको कहा कि बात चले जाए। राना साहब, क्या तादमे आखिर इलाज के लिए बाहर ही मौजूद रहना है? मान लिया जाए कि एक अरसा ऐसा गुजरा, अस्पतालों में दूसरे केसेस का इलाज नहीं होता रहा, लेकिन वो अरसा भी बीत चुका। अब तो 60% लोगों को यूरोप के अंदर वैक्सीन लगाई जा चुकी है, अब तो इलाज बाकायदगी से जारी है, तो कितना मजीद अरसा दरकार है?
जो इलाज जारी है वो है उनका मेडिसिन के जरिए, जो आप भी समझते हैं राना साहब। लेकिन जो मेजर है उनकी है वो सर्जरी का मसला। उनकी हार्ट की जो सर्जरी है वो आपको पता है जिस तरह की वो इशू है इनका, जो हार्ट का मसला है, वो एक मेजर सर्जरी पहले भी हो चुकी है। तो वो मेरा हाल है डॉक्टर्स जब तक नहीं कहेंगे कि हम तैयार हैं इन सर्कमस्टांसेस में, तो वो वहां पे नहीं होगा। आपको पता है वो बड़े केयरफुल होते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, यही हम कहते हैं राना साहब, जो आप कह रहे हैं मैं भी यही कह रहा हूँ। फिर मरियम बीबी किस वजह से ये कह रही हैं कि आप ये गारंटी दें मैं आज शाम को ही उन्हें बुला लूंगी? नहीं, वो इसीलिए कह रही हैं कि यहाँ पे क्या उनको इलाज मुआवजा मुयसर आ जाएगा, क्या उनकी जो बीमारी है उसकी वजह से खुदा न खास्ता इनको ऐसा खतरा। राना साहब, इस मुल्क में सबसे ज़्यादा हुकूमत तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने की है, तो अगर उनके हुकूमत के दौरान वो अस्पताल नहीं बन सका जिसमें उनका इलाज मुआवजा हो सके, तो फिर उसमें किसी का क्या कसूर? नहीं राना साहब, ये बड़ी एक गलत नैरेटिव है कि देखें जिस तरह का हमारा डेवलपिंग कंट्री है या अंडर डेवलप कंट्री है, लेकिन मैं डेवलपिंग चलो कह लेता हूँ, वहाँ पे वो हेल्थ की फैसिलिटीज अभी उस लेवल पे नहीं है जो डेवलप्ड कंट्रीज में है, लाइक अमेरिका, लाइक यूके, लाइक सिंगापुर। ये आप मानिए इस बात को कि वहाँ पे जो है जिस तरह यूएई है, मैं आपको बताऊँ यूएई में वहाँ पे अमेरिकन हॉस्पिटल भी आया, वहाँ पे एक क्लीवलैंड भी बना है। क्लीवलैंड अमेरिका का टॉप होता हॉस्पिटल है, तो वो अबू धाबी में बना है। वहाँ बिलियंस डॉलरों ला के बनाया, वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। अब मैं वहाँ चक्कर लगाया हुआ है, लेकिन वहाँ से भी लोग जाते हैं लंदन और अमेरिका में। मैं वहाँ पे गया हूँ, मैंने टेस्ट कराए हैं ये अबू धाबी में। इसमें कोई शक नहीं कि उन पे के लेटेस्ट 4th जनरेशन उनके पास मशीनें हैं, डॉक्टर्स टॉप होता। दुआ करते हैं कि जल्द वो सेहतयाब हों, उनका इलाज मुमकिन हो सके और वो वतन वापस आ सकें। राना साहब, आगे बढ़ते हैं। आज मरियम नवाज साहिबा ने हुकूमती इकदामात पर तनकीद की है और काबीना पर तनकीद की है कि काबीना ने जो फैसला किया कि कौमी असासे गिरवी रखकर कर्ज लिए जाएंगे। मुश्किल वक्त है, हुकूमत ये कहती है कर्ज लेना ज़रूरत है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में भी कौमी असासे गिरवी रखकर कर्ज लिए जाते रहे। क्या उस वक्त कर्ज लेना ठीक था और अब गलत है? अब सूरत हाल मुख्तलिफ है? देखिए, जो 3 साल में हुआ है राना साहब, अगर आप उस पर नजर दुलाएं तो शोर करना इनका या एक झूठा नैरेटिव बिल्ड करना, अब 3 साल में मैं आपको बताऊं 9,000 अरब जो था हमने कर्जा लिया, और 9,000 अरब से हमने वो जो ये कहते हैं वापस भी करते हैं, हम भी जो किस्तें आती थी कभी भी डिफॉल्ट नहीं किया, वापस किया। हर किस्त वापस करते रहे, लोन वापस करते रहे, लेकिन जो बिल्टअप हुआ 9,000 उसमें ऐड किया। 9,000 में जो था वो आपको पता है मोटरवेज बने, वहाँ पे एयरपोर्ट्स बने, पोर्ट्स बनी, जो मेट्रो थी, कौन सी बिजली के कारखाने लगाए। तो मैं समझता हूँ ये बात कहना कि जी हम लेते रहे हैं कर्जा, कभी आप इसको एनालिसिस करें, असेसमेंट करें, तो मेरा बात चीज बड़ी वाज़ेह हो जाएगी। इन्होंने 13,000 का कर्ज दिया और कहता जी हम इनके कर्जे वापस करते रहे। भाई कर्जे वापस जब हम करते थे, ये तो रूटीन है, हर गवर्नमेंट कर्जे वापस करती रही है, जब पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, या पीटीआई हो। लेकिन इन्हें 13,000 3 साल में उसमें ऐड कर दिया और सामने आपको विजिबल कोई चीज नजर नहीं आएगी जो आप कह सकें कि ये इन्होंने 10 किलोमीटर जो है मोटरवे बना दिया है। राना साहब, जरा सियासत के रफाते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं इंतहाबी इस्लाहात और दीगर मामलात पे, तो क्या ये जो अपोजिशन जमातों का कट है, ये जो मुत्तहिदा अपोजिशन एक बनी थी जिसको हेड कर रहे थे मौलाना फजलुर रहमान, क्या ये उसी के प्लेटफॉर्म से होता बेहतर नहीं था? नहीं, देखिए ये इसका जो सोल पर्पस था उस वक्त जो शहबाज साहब ने ये आइडिया कंसीव किया और ये बुलाया, मैं समझता हूँ कि ये इस टाइम पे उनका बहुत बड़ा एक सोच या उसका एक उन्होंने फैसला किया है, क्योंकि जिस तरह इन्होंने लेजिस्लेशन की है पिछले दिनों में, वो तारीख का स्याह दिन था जब 21 बिल इन्होंने बगैर किसी रूल्स रेगुलेशन के और वायलेट करके हर कानून के आधार ट्रेडिशन रवायात पार्लियामेंट की उनको पास कर दिया 1 घंटे में, और क्लब करके कर दिया, पास है। ये कभी नहीं हुआ। तो जब इन्होंने वो सेंसिटिव जो बिल थे जिसमें इलेक्शन लॉज थे वो भी कर दिए, तो फिर उस वक्त जरूर महसूस हुई कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इकट्ठी होके ये फैसला करें
कि हमने कौन सी अमेंडमेंट हैं जो ये कर रहे हैं वो हमें नामंजूर है, और कौन सी हम मजीद इनको दे सकते हैं। क्या आपकी इस कॉन्फ्रेंस में राना साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब शिरकत करेंगे? डेफिनेटली उनको उन्होंने फोन करके उनसे ऑन बोर्ड लिया है और उन्होंने इसको सपोर्ट किया है कि बिल्कुल आप करें, हम आएंगे। और उनको बिल्कुल ये एहसास है कि इस नाजुक वक्त पे हमें जरूर ये लेजिस्लेशन पे होनी है। बाकी जब इकट्ठे होंगे तो पॉलिटिकल डिस्कशन भी होती है। अच्छा राना साहब, खदशा क्या है? आप जो कहते हैं कि सदारती इंतखाबात वफाकी हुकूमत लाना चाहती है, क्या खदशा है? किस तरीके से सदारती इंतखाबात नाफिज करेंगी? देखिए, ये एक माइंड सेट है जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है, उनका एक माइंड सेट है। राना साहब, आप भी इत्तेफाक करेंगे मेरे साथ, वो एक फाशिस्ट ज़हन रखते हैं, वो एक डिक्टेटराना तर्ज पे चलाना चाहते हैं, और वो उसका इजहार कर चुके हैं कि जी मुझे कुछ हर्डल्स हैं, कुछ डिफिकल्टीज हैं जिससे मैं अपनी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता कुछ चीज़ें जो उसके ज़हन में हैं। दूसरा, गए बगए वो सूबों को क्रिएट करते हैं, धकेलते हैं, पुश करते हैं बहुत सारी चीज़ों में, और वो उनको बर्दाश्त नहीं कि किसी और सूबे में कोई और पार्टी की हुकूमत हो। जो सिंध की इस वक्त हुकूमत है वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। तो मैं समझता हूँ कि यही 18th अमेंडमेंट की बात करते हैं। मैं समझता हूँ ये रिफ्लेक्ट, जिस तरह लॉज इन्होंने इलेक्शन लॉज बनाए कि बस बुलडोज कर दो, बना दो, वो बिलीव ही नहीं करते कि कंसेंसस हो, कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो या बातचीत के जरिए। ये पार्लिमानी तर्ज हुकूमत तो बातचीत के जरिए आगे चलना है। बिल्कुल ठीक है राना साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं। राना साहब, आसिफ अली जरदारी साहब ने डेरे पंजाब में डाले हुए हैं, कई हुकूमती इत्तेहादियों से मिल रहे हैं, कहीं किसी से मिल रहे हैं, कहीं आपके साबका साथियों से, आपके नाराज साथियों से मिल रहे हैं, और उनका कहना है कि पंजाब में इस दफ़ा हम होंगे और हम बता देंगे कि पंजाब की हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। तो जरदारी साहब के पंजाब में डेरे किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और मैं समझता हूँ कि पंजाब में उनकी क्योंकि एक पोजीशन कुछ सालों से कमज़ोर, बहुत कमज़ोर हुई है और वहाँ पे ऑलमोस्ट ये एलिमिनेट हो गए हैं। तो पंजाब में पीपल्स पार्टी, अगर वो इस पे एक कोशिश कर रही हैं, उनका एक हक है, वो आके बैठे, लोगों से मिले, मुख्तलिफ जो पोलिटिकल लोग हैं उनसे वो करेंगे, और जो इलेक्टेबल्स हैं या बासर लोग हैं, नेचुरली कुछ हमसे नाराज होंगे, कुछ PTI से नाराज होंगे, कुछ मुख्तलिफ मामला। जिस तरह सियासत में आपको पता है हर हल्के में कोई ना कोई ऐसे लोग होते हैं जिनकी अकोमोडेशन नहीं हो सकती नून में या PTI में। वो डेफिनेटली एक प्लेटफॉर्म है और उस पर शायद उनके साथ मिल जाएं और अपनी वो किस्मत आजमाई करें। लेकिन मुस्लिम लीग नून ही पंजाब की वाद जमात है जो उसका होल्ड है। और वहीं आपने देखा जितने जिमनी इलेक्शन हुए हैं, आपने देखा कि जितनी भी इन्होंने कोशिश की इस वक्त मौजूदा सिटिंग गवर्नमेंट ने, कि उसमें कोई डंट नहीं डाल सकी। हालांकि वहाँ का कल्चर जो पंजाब का है, इससे पहले कोई इतना अच्छी तारीख नहीं है हमारी, कि जब आपको पता है मंजूर भट्टू साहब वज़ीर आला बने तो वानी साहब को रातों रात वो सारे लोग चले गए। आपको याद होगा वो सारा सीन। जी मुझे याद है। इस वक्त पंजाब ने एक करैक्टर दिखा रहा है। और तो आज पता आपको मंजूर भट्टू साहब की भी मुलाकात हुई आसिफ अली जरदारी साहब के साथ? ये पुराने साथी उनके साथ रहे हैं। देखें, मैं समझता हूँ जो दंड पड़ेगा ना, मैं राना साहब आपको बता रहा हूँ, मुझसे आप ज्यादा नजर आते हैं मामलात में, वो PTI के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि PTI का इस वक्त जो अवाम में आम नीचे की सतह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये हक है कि अगर वो अपने रिवाइवल के लिए लोगों के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाह रही है, रवाबित बहाल करना चाह रही है, तो उसका हक है। लेकिन डेंट जो ज्यादा पड़ेगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ेगा बनिस्बत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया राना तनवीर उस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पंजाब की सियासत, आसिफ अली जरदारी साहब के लाहौर डेरे, इसी पर मजीद भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद भट्टू साहब। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पंजाब की सियासत कौन सा रुख इख्तियार करेगी? चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो मुलाकात हुई आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, उसके बाद 6 मगोइयों का आगाज़ हुआ। दोनों जानिब से इस बात की तस्दीक की गई कि यह मुलाकात तीमारदारी के हवाले से थी ही, लेकिन मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी बात होती रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में अपना रिवाइवल करने जा रही है। वो रिवाइवल किस तरीके से होगा, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर आला पंजाब, सीनियर सियासी रहनुमा है, सियासतदान है, चौधरी
मंजूर अली भट्टू साहब। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौधरी साहब, पंजाब की इस वक्त सियासत जो गठजोड़ की हुकूमत है, एक तो इत्तेहादी हैं बड़े पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ चौधरी बरादरान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त जो इकदामात हैं उसको किस नजर से देखते हैं, और आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में रिवाइवल किस तरीके से करेगी? देखिए, मेरी आज मुलाकात हुई है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, और चूंकि वो कोई 2 साल से ज़्यादा अरसे के बाद लाहौर आए हैं और मेरा उनके साथ बड़ा लिहाज का ताल्लुक रहा है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनकी कोलिशन में मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ 2.5 साल, और उसके बाद मैं फेडरल मिनिस्टर रहा हूँ आसिफ अली जरदारी साहब जब सदर थे, और मेरा उनके साथ एक लिहाज का और एहतराम का रिश्ता है। इसलिए मैं उनकी खैरियत पूछने के लिए मैं उनके पास बिलावल हाउस गया था, और उनके साथ राजा परवेज अशरफ साहब भी थे, और उनके साथ काफ़ी तफसीली बातचीत हुई। उनकी खैरियत पे भी, उनकी सेहत पे भी बात हुई, और मुल्क की सियासी सूरत हाल पे भी बातचीत हुई। तो मैं मियां मंजूर भट्टू साहब समझता हूँ कि मियां मंजूर भट्टू साहब, क्या आप आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रुख तो नहीं करने जा रहे? कहीं आज आपको दावत मिली आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से, क्या आप वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ जाएं? पीपल्स पार्टी आपके इंतजार कर रही है, या आपकी सियासी, चूँकि अभी तक तो आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े थे, आपकी कोई सियासी सोच क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे हो? देखिए, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि इलेक्शन मैंने इंडिपेंडेंट लड़ा, 1,05,000 वोट किए और लूज कर गए इलेक्शन। पहली दफ़ा 2018 में है कि मेरी फैमिली में 85 से लेके 2018 तक किसी भी असम्बली में हमारी नुमाइंदगी रही है, हर असम्बली में, सूबाई असम्बली में भी और मरकजी असम्बली में भी। तो ये पहली दफ़ा है कि हम असम्बली में मौजूद नहीं हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ लिहाज और एहतराम का तल्लक है, तो मैंने आपको बताया कि मेरा उनके साथ लिहाज का तल्लक है। इसलिए बावजूद इसके कि मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा हूँ, तो मेरे भाई की वफात पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो यूसुफ गिरानी साहब को साथ लेके, राजा परवेज अशरफ को साथ लेके, शीरी रहमान को साथ लेके मेरे घर तशरीफ लाए और मेरे साथ ताज़ियत की, और मेरी फैमिली के साथ उन्होंने हमारा दुख बांटा। तो ये वज़ीदारी है जो सियासत में इस वक्त हमें चारों तरफ देखे तो नजर नहीं आती, जो बड़ा ही अलमिया है। अगर ये वज़ीदारी कायम रहे, सियासतदान आपस में ताल्लुकात उनके बहाल रहें, उनका आना जाना रहे, दुख सुख बांटते रहें, और सियासी इशूज पे भी बातचीत होती रहे, मुलाकातें होती रहें, तो ये निहायत एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इत्तलात ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब अपने पुराने रुफ़का दोस्तों के साथ इस वक्त मुलाकातों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। क्या इसी वज़ादारी के तहत उन्होंने आपको ये दावत दी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पंजाब की सियासत को एक नया रंग दिया जाए, मजबूत की जाए सियासत? आज की मुलाकात में हमारी पार्टी ज्वाइन करने पर कोई बात नहीं। आइंदा आने वाले दिनों में कोई इम्कानात हैं क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? सियासत में मेरी जान कोई हरसे आखिर नहीं होता। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक होती है ना, आप बड़े सीनियर सियासतदान हैं, मुलाकात हुई है आपकी, आपने भी कहा कि ये मेरे घर भी आए, बाकी किसी तरफ देखें तो कोई नहीं आया, तो किसका मतलब है कि आज मुलाकात है तो कल हम इम्कानात रखें? ये देखें, मैं तो आपको यही अर्ज कर रहा हूँ कि सियासत में कोई हर पे आखिर नहीं होता। आज के दोस्त करके मुखालिफ हो सकते हैं, आज के मुखालिफ करके दोस्त हो सकते हैं, तो ये सियासत में उतार चढ़ाव होता रहता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो मेरा एक माजी वाबस्ता है, हम इकट्ठे रहे, हमने इकट्ठे गवर्नमेंट की है, पंजाब की हुकूमत बनाई है, और यहाँ रिफॉर्म्स किए हैं, फिर फेडरल मिनिस्टर के तौर पर काम किया है, तो मेरा उनके साथ एक तल्लक है, लिहाज का तल्लक है। किसी वक्त भी कोई भी बात हो सकती है। पीपल्स पार्टी के कुछ बड़े अहम तरीन रहनुमाओं का दावा है कि आप पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं, आपने रजामंदी जाहिर कर दी है, कुछ वक्त का इंतजार है। और देखें जी भट्टू साहब, जैसी भी सूरत हाल बनेगी आपके सामने आ जाए।
तो क्या, एक और सवाल का जवाब दीजिएगा, जब आप जाएंगे तो आपका बेटा और बेटी तहरीक इंसाफ से इलेक्शन लड़े थे, तो वो भी आपके फैसले के साथ जाएंगे या वो सियासत में पीटीआई के साथ ही रहेंगे? मेरा बेटा और बेटी जो है वो पीटीआई के टिकट होल्डर हैं और वो पीटीआई के साथ हैं, और मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा हूँ और मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ के लूज किया है। मेरे बच्चों ने पीटीआई के टिकट पे लूज किया है। तो ये सारी चीजें जो है ये मैं इस पे गौर खौज कर रहा हूँ। मैं अपने दोस्तों से, अपने अजीजों से मुशावरत में हूँ कि आइंदा लाया अमल जो है वो हमारा क्या होना चाहिए। हमारा आइंदा लाया अमल जो है वो मुश्तरका होगा, एक ही होगा। ये नहीं हो सकता कि मेरी फैमिली में से कोई इधर हो या कोई दूसरी तरफ। भट्टो साहब, आप ज़ीरक सियासतदान हैं, आपकी सियासी बसीरत भी काफ़ी है। पंजाब की सियासत हालिया दिनों में आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर रिवाइवल करना चाहे तो उसके इम्कानात कितने हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नजरियाती जमात है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सबसे बड़ी फॉलोइंग थी वो पंजाब में थी, और उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने भी पंजाब के कारकुनों से भी रब्ता रखा, हमारे सामने रब्ता रखा, और हमने इकट्ठे गवर्नमेंट की है। तो मैंने उनकी वर्किंग देखी है बतौर प्राइम मिनिस्टर, मैं उनके साथ चीफ मिनिस्टर था, मैंने उनकी वर्किंग देखी है। उनकी शानदार वर्किंग थी, कारकुनों के साथ भी उनका रब्ता था, बाकी लोगों के साथ भी उनका रब्ता था, और अपनी पॉलिसीज जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करती थी और लोगों की इज्जत करती थी। तो मैं ये समझता हूँ कि रिवाइवल जो है वो तो उसके लिए उसके रास्ते में जो रुकावट बनी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन जो है वो पंजाब में जो कमजोर हुई, वो हुई नून लीग के साथ ताल्लुकात बढ़ाने में। कि जब नून लीग हुकूमत में थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ सुलह कर ली। जब सुलह कर ली तो अपोजिशन का रोल जो है वो खुद खत्म कर दिया, तो एक स्पेस पैदा हुई जो इमरान खान स्पेस है। तो अब पीपल्स पार्टी के पास नजरिया है, उसके पास कुर्बानियां हैं, जमहूरियत के लिए जद्दोजहद है, बिलावल जैसी लीडरशिप है, नौजवान लीडरशिप है, जरदारी साहब जैसा दिमाग है। तो मैं नहीं समझता कि पंजाब में रिवाइवल क्यों नहीं हो सकती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मियां मंजूर भट्टो साहब, जरदारी साहब इलाज के लिए लाहौर आए, लेकिन यहाँ पर बड़ी तगड़ी मुलाकातें, आपसे बड़ी तगड़ी मुलाकात है। बेशक आप उसे तहमारदारी कहें या अफसोस करने या जो भी आप कह लें, चौधरी परवेज़ लाई साहब से मुलाकात हुई, आज सिंध से सूबाई वुज़रा को लाहौर बुला लिया गया, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। सरदार जुल्फ़िकार खोसा से मुलाकात हुई। ये सारी मुलाकातें जो हैं, आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में कोई ग्रैंड अनाउंसमेंट जिस तरह होती है, अचानक दरादर लोग जो हैं इस पार्टी में आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कोई गुंजाइश ही नहीं है इसके बगैर कि वो स्ट्रगल करें, जद्दोजहद करें और रास्ते बहाल करें, और जरदारी साहब भी रास्ते बहाल करें और चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी रास्ते बहाल करें। इसके बगैर पंजाब में स्पेस नहीं बन सकती, और मैं समझता हूँ अगर वो रास्ते करें तो स्पेस बन सकती है। सही, यानी राब्ते बहाल करने की उन्हें ज़रूरत है और ये वक्त की भी ज़रूरत है। तो भट्टू साहब, जब आप ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स ने नून लीग से दोस्ती की, तो वो बड़ी वजह बनी पंजाब में जवाल की। तो मौजूदा दौर में वफाकी हुकूमत के सामने बतौर ऑपोजिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कैसा देखते हैं, फ्रेंडली या फिर स्ट्रेट फायर वाली? देखिए, इस वक्त जो फेडरेशन के तो मामलात हैं वो जरा डिफरेंट है, सूबों के मामलात डिफरेंट है। तो फेडरेशन में जब सूरत ये हो कि गवर्नमेंट इन पावर जो है वो अपोजिशन के साथ हाथ ना मिलाए, वो अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार ना हो, कौमी मामला डिस्कस करने को तैयार ना हो, तो अपोजिशन के पास रास्ता क्या रह जाता है? रास्ता यही रह जाता है कि वो आपस में इकट्ठे हो। तो मैं नहीं समझता कि मियां शहबाज शरीफ साहब या बिलावल भुट्टो साहब जो है उनकी कोई दोस्ती हो गई है। वो सियासी मसलहत के तहत वो इकट्ठे हैं, और इस वजह से इकट्ठे हैं कि गवर्नमेंट इन पावर जो है उनके लोग जो है वो तो शुरू होती है बात तो वो उनको बुरा भला कहना शुरू करते हैं, उनकी करप्शन की दास्तानें बयान करनी शुरू करते हैं, और मुल्की मसाइल जो है जो मुंह फाड़े खड़े हैं उनकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं है। मंजूर भट्टो साहब, एक आखिरी सवाल, आपने कहा मुल्की मसाइल हैं,
और हुकूमत के लोग जो है मुंह भारे खड़े हैं, ये सारी बातें हैं। आपने कभी इन तमाम चीज़ों पे अपने बेटा और बेटी को नहीं समझाया कि आप किस जमात में चले गए जो जमात जो है ना मसाइल हल कर रही है ना कोई छोर हो रहा है? उनको एहसास है इस बात का, उनको ख्याल है इस बात का, और हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको अल्लाह ताला ने मौका दिया है, इमरान खान साहब को मौका दिया है, तो वो इस अंदाज में काम करें कि वो काम करते हुए नजर आए, लोगों को बुरा भला कहते हुए नजर आए। दूसरों को क्रिटिसाइज करने से आपके काम बेहतर नहीं हो सकते। वसाइल पे तवज्जो रखते हुए आप अपने मसाइल पे भी तवज्जो रखें और फिर उसका हल सोचें, तो वो बेहतरी की जानिब आपको गामजन कर सकता है। बहुत शुक्रिया मियां मंजूर अहमद भट्टू साहब इसे अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिवाइवल के हवाले से और मियां मंजूर अहमद साहब के हवाले से राना अजीम साहब का क्या कहना था वो मुलाहिजा करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। मेरी इतला है कि मियां मंजूर भट्टू साबिक वज़ीर आला, साबिक स्पीकर भी रहे हैं, काफ़ी चीज़ अहम ज़िम्मेदारियाँ रही हैं। मेरी इतला है कि वो शायद पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। जब वो जा रहे हैं तो उनके साथ कुछ और लोग भी जा रहे हैं। राना साहब, मियां मंजूर अहमद भट्टू साहब ने इकरार तो नहीं किया लेकिन इशारा ज़रूर दे दिया है कि वापसी हो सकती है और रिवाइवल होना चाहिए, और उनका आखिरी ऑप्शन ये है कि वो मेल मुलाकातें करें तभी रिवाइवल हो सकता है। क्या है, आने वाले दिनों में कितने अफराद हैं जो वापसी का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं या जुड़ सकते हैं? या सर, मेरे पास ये बड़ी कन्फर्म इतला है कि मियां मंजूर भट्टू साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी में जा चुके हैं। अब पीपल्स पार्टी एक प्लानिंग कर रही है, जिस तरह सरदार जुल्फ़िकार खोसा साहब मिले, सही भट्टू साहब मिले, कुछ और शख्सियात मिलेंगी। जिस दिन मैंने ये प्रोग्राम में कहा, देखें उस वक्त तक तो भट्टू साहब की मुलाकात नहीं हुई थी, भट्टू साहब की मुलाकात तो आज हुई है। तो मुझे अगर इतने दिन पहले पता है तो कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी थी जिसकी जो मेरे तक पहुंची थी। मेरी इत्तला के मुताबिक फ़ाइनल हो चुका है सारा। अब होना क्या है? अब होना यह है कि अचानक जिस तरह होता है ना कि एकदम वो भी आ गया, वो भी आ गया, वो भी आ गया, वो भी आ गया, और एकदम सियासी ऐसे छक्के लगे कि हर बंदा परेशान हो जाए। ये सियासी छक्कों के लिए तैयार किया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। और आप देखेंगे कि जनूबी पंजाब से, वस्ती पंजाब से, शुमाली पंजाब से, इन जगहों से अचानक बड़ी अहम शख्सियात जो है वो शमूलियत करेंगी। अब इसका नुकसान किसको होगा? या सर, अगर मंजूर भट्टू ने क्या कहा है कि अगर मैं जाऊंगा तो मेरे बेटा भी जाएगा, बेटी भी साथ जाएगी, और उनको इदराक भी हो चुका है। उन्होंने कहा उनको इदराक भी हो चुका है। तो अब मुझे बताएं, फिर तहरीक इंसाफ के लिए वो इलाके, वो जगहें जो बिल्कुल खाली हो जाएंगी, तहरीक इंसाफ को उससे नुकसान पहुँचेगा। और आने वाले दिनों में मेरे पास जो इतला है वाकई इसी तरह है कि जनूबी पंजाब, वस्ती और ये पंजाब का दूसरा जो हिस्सा है, इससे बहुत सी अहम शख्सियात जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जा रही हैं। और ये जो राब्ते हैं ना, ये जो राब्तों का सिलसिला शुरू हुआ है, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती या सर, सब लोग ताज़ियत से लेकर खैरियत तक हर चीज़ करने लाहौर में क्यों जा रहे हैं? क्या इन सियासतदानों के पास कराची जाना, लारकाना जाना, इस्लामाबाद जाना कोई प्रॉब्लम थी? कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना। यहाँ पे मिल रहे हैं, ये प्लान का हिस्सा है, सारा कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा है। कुछ लोग 2023 के इलेक्शन में इनका साथ देंगे और कुछ लोग बजट के 3 महीने बाद तक का इंतजार कर रहे हैं। बजट के 3 महीने बाद, मैं तो कह रहा हूँ आगे जाके आपको बता देंगे कि बजट के बाद कुछ गिरफ्तारियां भी होनी है, बड़ा कुछ होना है। ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं कि बजट के बाद अगले जो 3 महीने हैं किस हद तक मुश्किलात हैं और ऐसी हैपनिंग क्या होने वाली। नाज़रीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात करेंगे लाहौर में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आईजी पंजाब इनाम गनी साहब का जो इब्तदाई बयान था उसके मुताबिक उनका ये कहना था कि बहुत से थ्रेट अलर्ट मौजूद थे जिस पे हमने ओवरकम किया। ये बाकायदा तौर पे पुलिस को निशाना बनाने की साजिश थी। दूसरी जानिब हमारे वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत ये कहते हैं कि कोई थ्रेट अलर्ट मौजूद नहीं था। इस वाक़े के बारे में अभी तक हक़ाइक़ मंजर आम पे क्या आए हैं, दहशतगर्द अनासिर के मकासद क्या थे? राना साहब की तरफ रुख करते हैं। राना साहब, जो CCTV फुटेज मिली, जिस गाड़ी की निशानदही हो पाई, उसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया, बॉल बैरिंग पता चले, 15 से 20 किलोग्राम धमाका खेज मवाद था, इसके अलावा वो हक़ाइक़ क्या है जो अभी तक अवाम तक नहीं पहुँचे? देखिए यासर, मैं एक चीज़ तो आपको क्लियर कर दूँ, ये गाड़ी जो आपको हमें ये नज़र आ रही है फुटेज में, ये गाड़ी यहाँ पे जिस जगह खड़ी की गई, इसके साथ जो घर है,
ये काफ़ी अरसे से खाली कर था। सही। यहाँ पे टारगेट पुलिस नहीं थी, यहाँ पे टारगेट कुछ और था, और जिसको टारगेट किया जाना था उनकी रहायश भी बिल्कुल इस घर की बैक साइड पे चले जाएं, उसके पास थी। जिस जगह यह धमाका हुआ है इसके इर्द गिर्द जो घर हैं उन्हीं की शख्सियत के रिश्तेदारों के करीबी अजीज़ों के घर हैं। अब ये बात एक ज़हन में, बिल्कुल एक चीज़ ज़हन में रखें यासर, जब ये सारा मामला अगर आप देखते हैं, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, इस गाड़ी की नंबर प्लेट जाली थी, मंडी बहाउद्दीन, हमने ही ब्रेक की खबर। इसका जो इंजन नंबर है वो इंजन नंबर टैम्परिंग किया हुआ था। टैम्परिंग किए हुए इंजन नंबर को जब चेक किया गया तो पता चला कि इस नंबर की आज तक कोई गाड़ी रजिस्टर्ड ही नहीं हुई। चेसी नंबर चेक किया गया, चेसी नंबर की गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं हुई। आप ज़रा इस अगर फुटेज को गौर से देखें तो इस फुटेज में गाड़ी खड़ी की गई, इस गली में एक ही कैमरा है सर, सिर्फ एक कैमरा, इर्द गिर्द और कैमरे नहीं है। आप वो फैसल टाउन वाली सतह से आए तो वो एक कैमरा ही लगा हुआ है। अब ये शख्स कितने आराम से गाड़ी खड़ी कर रहा है, गाड़ी खड़ी करके यहाँ से रवाना हो रहा है। चलिए मैं खबर ब्रेक कर दूँ। जो इब्तदाई तफ्तीश में आपको पता है लाहौर सिटी में जो कैमरे लगे हुए हैं सेफ सिटी में, उनकी जब फुटेज निकलवाई गई है तो बहुत से अहम तरीन चीज़ें कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथ में आ गई। ये गाड़ी कहाँ से चली, कहाँ पे रुकी, फिर कहाँ रुकी, फिर कहाँ रुकी, 3 दफ़ा गाड़ी रुकती है। गाड़ी 3 दफ़ा रुकने के बाद यहाँ पहुँची, इस गाड़ी से कौन नीचे उतरा, इससे पहले कितनी दफ़ा ये शख्स और एक और शख्स इसी जगह की रैकी करता रहे, इसी जगह पे आते रहे। लेकिन एक सवाल है, ये जो गली है ये रात 10 बजे के बाद बैरियर लगा के बंद कर दी जाती है। इससे मुल्हिका जो दूसरी 5 गलियां हैं वो हर महीने में एक गली सिर्फ खुलती है। अब उसमें 24 घंटे एलीट फोर्स की गाड़ी मौजूद रहती है। तो जब रैकी की गई तो उस वक्त किसी को शुबा जाहिर नहीं किया गया। देखिए, एक आम आदमी आता है, आम आदमी आके वहाँ भी ये सब कुछ करके चला जाता है, देख के चला जाता है, उस पर कोई क्या शुबा करेगा। उसके हाथ में पिस्तौल नहीं है, आम से उसने कपड़े पहने हुए हैं। हो सकता है वो फल बेचने वाले की शक्ल में आ जाए, हो सकता है वो किसी और शक्ल में आ जाए। मैं वो चीज़ बता नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हो रही है और हम चाहते हैं कि मुलजमान पकड़े जाएँ। या सर एक बात ज़हन में रखिए, उनकी रैकी देखें आप कि उस घर के आगे खड़े हुए हैं जो घर खाली है। ये जो घर है जिसके आगे ये खड़े हुए हैं, ये घर खाली पड़ा था, और आज से नहीं भरा था, काफ़ी अरसे से भरा था। ये था एक 110/E, ये घर का एड्रेस है, ये घर खाली पड़ा था। और इस घर में, घर के बाहर खड़ा होना, उससे पहले मैंने आपको बता दिया कि गाड़ी 3 जगह पे रुकी है। रुकने के बाद कहाँ से गाड़ी चली है ये भी सारी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है और बहुत से लोग गिरफ्तार भी हो गए हैं। चले मैं आपको बता दूँ, चूँकि ये कौमी मसला है तो हम चाहते हैं इस कौमी मसले को, इसमें जितना जो चीज़ें खुफिया है वो खुफिया ही रहनी चाहिए। लेकिन राणा साहब, आप इसकी टाइमिंग पे क्या कहेंगे? एक ऐसे वक्त में कि जिस दिन फैटफ का इजलास होना है, ये फैसला होना है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा या नहीं निकलेगा, उसी दिन ऐसे वाक़े का रिपोर्ट होना क्या कड़ी नहीं मिलती? इसके सारे सबूत मिल गए हैं। ये एक प्लानिंग हो रही है, एक तरफ अफ़गानिस्तान से अमेरिकन फ़ौजियों का जाना, पाकिस्तान की तरफ से अड्डे ना देना, और ये बड़ा एहसन इकदाम। उसके बाद अफ़गानिस्तान के अंदर ही अफ़गान की फ़ौजियों को खुद अपने आप को वहाँ पे लोगों के हवाले कर देना, अपना असला हवाले कर देना, अपने टैंक्स हवाले कर देना, ये सोशल मीडिया पे आम है। तो इस सारे मामलात पे अब भारत और उसके साथ इसराइल और कुछ और मुल्क जो पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते, जो FATF से उसे पाकिस्तान को निकलता हुआ नहीं देखना चाहते, उन कुव्वतों ने मिलकर ये प्लानिंग की। और प्लानिंग ये है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाई जाए, और फिर बाद में कुछ दिनों बाद आप देखेंगे, कुछ दिन बाद ये मुख्तलिफ ज़राए से ख़बरें चलाई जाएंगी, उनके जो रिसोर्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान करवा रहे हैं। मतलब ये पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी, अफगानिस्तान के अंदर जो हो रहा है उसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पे लगाया जाएगा, FATF में पाकिस्तान ना निकले लिस्ट से बाहर वो भी की जाएगी। ये सारा कुछ अगर हम देखते हैं, और मैं आपको ये भी बता दूँ, जो जियोग्राफी फेंसिंग हुई है उसमें कुछ चीज़ें भी मिल गई हैं। मैं आपको ये बिल्कुल तस्दीक शुदा बात कह रहा हूँ। क्या कोई थ्रेट अलर्ट था या नहीं था? जी बिल्कुल था,
बिल्कुल। एक तो राजा बशारत साहब ने उसकी तरदीद क्यों की? राजा बशारत साहब ने तो और भी बड़ी बातें की थी, उस पर हम आते ही नहीं। देखें राजा साहब ने जो बात की उसका जवाब तो राजा साहब देंगे। थ्रेड अलर्ट था और मैं हराज तहसीन पेश करता हूँ अपने अदारों को, मैं हराज तहसीन पेश करता हूँ पुलिस को। आप देखें अगर पुलिस वहाँ पे मौजूद ना होती तो ये तो अपने टारगेट कर चुके होते, बैरियर क्रॉस कर चुके होते, अपने टारगेट पे पहुँच गए होते। ये थ्रेड कॉल थी तो पुलिस ने उस वहाँ पे अपने इंतजाम किए, अहम तरीन अदारों ने इंतजाम किए, बड़ी जगहों पे थ्रेड कॉल्स थी। आपको पता पिछले कई माह से ये चीज़ें चल रही थी कि ये सब कुछ हो सकता है। ज़रा आप गौर करें ना, चंद दिन पहले शेर रशीद ने क्या कहा? शेर रशीद साहब ने कहा जनाब हमारे हमसाये में जो हो रहा है इससे हमारे मुल्क के हालात ख़राब हो सकते हैं। ये 3-4 दिन पहले का ना। बैनुल-अक़वामी ताकतों को ये सोचना चाहिए कि ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान खित्ते में पुरअमन किरदार अदा करने का नारा लगा रहा है तो दूसरी जानिब शिद्दत पसंदी को हवा देने की कोशिश कौन कर रहा है? उन अनासिर की निशानदही करके उन्हें एक्सपोज करने की ज़रूरत है बनिस्बत इसके कि आप पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएं। द लास्ट आवर से मुझे और राना अज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।